देखिए, अपन ने परिनलिका की परिभाषा जान ली थी। परिनलिका या सोलेनोइड होती क्या है। मैंने उसमें बताया था कि जब किसी बेलनाकार कुचालक नलिका पर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दिए जाए तो ये रचना ही परिनालिका कहलाती है। परिनलिका स्प्रिंग टाइप से इस तरह से होती है, लेकिन उसे हवा में तो अपन छोड़ नहीं सकते, इसलिए उसके लिए कुछ आधार की आवश्यकता पड़ती है। और इस आधार के लिए ही बेलनाकार कुचालक नलिका को अपन क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। फिर इसके लिए ये जो कुचालक नलिका है वो पोर्सिलोन, चीनी मिट्टी की हो सकती है, गत्ते की हो सकती है, कुछ भी कुचालक पदार्थ उसकी अपन ले लेते हैं। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, उसकी दिशा क्या है, उसको अपन जानते हैं। फिर उसके पॉइंटों को अपन नोट करेंगे। तो देखिए, जैसे आपके पास ये कोई परिनालिका अपन लेते हैं, ये कोई बेलनाकार कुचालक नलिका है, ये कोई बेलनाकार कुचालक नलिका है। जिसपे कि विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटे जा रहे हैं एक समान रूप से। ये एक समान रूप से अपन ने इसमें विद्युत रुद्ध क्या किए हैं, तांबे के तार अपन ने लपेटे हैं। अब देखिए, विद्युत रुद्ध अपन तांबे के तार लपेट रहे हैं इस तरह से। अब ये विद्युत रुद्ध कुचालक नलिका के ऊपर अपन ने विद्युत रुद्ध तांबे के तार अपने लपेट दिए हैं। अब इन तांबे के तारों में विद्युत धारा अपन प्रवाहित करते हैं। इन तांबे के तारों में क्या करते हैं अपन, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो देखिए, ये आप इसमें परिपथ बनाइए। ये बैटरी का प्लस और ये माइनस, यहां अपन इस तरह से इसे ले लेते हैं। ये आपका परिपथ क्या हुआ, पूर्ण हुआ। इसमें इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होगा, प्लस ये माइनस। तो आप देखिए इसमें धारा किस तरह से प्रवाहित है। धारा इस तरह से इसमें जा रही है, सभी तारों में धारा के प्रवाह की दिशा ये है। अब आप एक चीज गौर कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि चुंबकीय क्षेत्र को अपन दो प्रकार से दर्शाते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है, लंबवत भीतर की ओर है, तो उसे क्रॉस के निशान से दर्शा रहे थे। और अगर कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, लंबवत बाहर की ओर है, तो उसे अपन इस तरह से डॉट का निशान लगा के दर्शा रहे थे। लेकिन यहां इस चित्र में अपन डॉट और क्रॉस के निशान से धारा को शो करेंगे। तो देखिए किस तरह से शो करेंगे। जैसे मान लिया ये मेरे पास कोई कुंडली है विद्युत, ये किसी कुचालक पदार्थ की। अब इसके ऊपर मैंने तांबे के तार लपेटे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस स्थिति के अंदर धारा यो बह रही है। तो धारा की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। देखो, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है इसमें धारा। अगर इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि अगर मैं दाएं हाथ को देखता हूं तो आप क्या देखेंगे कि धारा मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा में है। धारा कैसी है, इसमें मुड़ी हुई है, जैसे तार है। इस चित्र को आप देखेंगे, धारा इस प्रकार है, नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई है। ये डायरेक्शन है नीचे से ऊपर की ओर। यानी कि मैं दाहिने हाथ को अगर देखता हूं तो आपको पता है वृत्तीय धाराओं की मैं बात कर रहा हूं। वृत्तीय धाराओं में अपन ने नियम पढ़ा था कि वृत्तीय धाराओं के लिए अगर मुड़ी हुई अंगुलियां मुड़ी हुई अंगुलियां अगर प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाती हैं तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। यानी कि इसमें मुड़ी हुई अंगुलियां यूं है, यो धारा जा रही है, ऐसे मुड़ के यूं आ रही है।
इसका मतलब ये अंगूठे की दिशा ये हुई, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके लिए इस स्थिति में क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके लिए ये होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगी। तो अब इसमें ध्यान रखना है, जो धारा जा रही है, जो धारा इसकी ओर आ रही है, जो मतलब अपने इसमें अंदर की ओर जा रही है, उसको तो अपन किससे शो करेंगे, क्रॉस के निशान से। और जो अपनी ओर आ रही है ऐसे निकल के, जो अपनी ओर आ रही है, देखो ऐसे है, अगर ये यूं जा रही है फिर ये यूं आ रही है, तो जो अपनी ओर आ रही है उसे अपन डॉट के निशान से शो करेंगे, जबकि इन डॉट और क्रॉस के निशान से अपन चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहे थे, लेकिन यहां अपन डॉट और क्रॉस के निशान से धारा की दिशा को व्यक्त करेंगे। ये ध्यान रहे कि यह डॉट और क्रॉस का निशान चुंबकीय क्षेत्र के लिए नहीं ले रहे हैं, अपन किसके लिए ले रहे हैं, धारा के लिए ले रहे हैं। तो देखिए यहां इस प्रकार ये स्थिति है, यानी कि मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में चुंबक स्थिर, ये धारा इधर जा रही है, यानी कि ऊपर वाले भाग के लिए तो उसमें हो गई अंदर की ओर। तो यहां अगर अंदर की ओर धारा है तो यहां तो लग जाएगा एक क्रॉस का निशान, एक यहां, ये यहां, इस तरह से क्रॉस के साइन को आप इसमें लगाएंगे। थोड़ा छोटा लेते हैं, एक क्रॉस का साइन यहां हो जाएगा, एक क्रॉस का साइन ये, इस तरह से। और अब आप देखेंगे कि यो इस तरह से है, ये धारावाहिक कुंडली यो, अपन ने इसको इस तरह से पकड़ा हुआ है। तो अब आप देखेंगे अंगूठे की दिशा में चुंबक क्षेत्र होगा, यहां अंदर की ओर जा रही है, तो इस दिशा में क्या हो रही है, धारा बाहर की ओर आ रही है, यानी कि इस बिंदु पर किससे दर्शाई जाएगी, डॉट से। ये आप इसे यहां पर किससे शो कर रहे हैं, डॉट से। और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन होगी ये, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की डायरेक्शन अपने पास ये आएगी। इसके साथ साथ एक चीज देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं कैसे बनेगी, इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं यूं जा रही है। अगर मैं यहां से चुंबकीय बल रेखा की अगर मैं बात करता हूं तो आप क्या देखेंगे, इस तरह से ये चुंबकीय बल रेखा बनेगी। इस तरह की डायरेक्शन। अब इन चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन क्या होगी भाई, ये डायरेक्शन यू ले रहे हैं अपन, यानी कि इस तरह से, इसी प्रकार से यो, ये डायरेक्शन होगी। अर्थात आप यूं कह सकते हो कि यहां से इस तरह से आप ले लीजिए, इस तरह से चुंबकीय बल रेखाओं को अपन इसमें क्या करेंगे, प्रदर्शित कर देंगे। ये इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र अपन ने इसमें शो कर दिया। लेकिन ध्यान रहे यहां क्रॉस और जो डॉट के जो निशान हैं ये दर्शा रहे हैं प्रवाहित धारा की दिशा को, ने की चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इसमें उल्टा बनाऊं इसे, यानी धारा इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव कर दूं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी क्या होगी, उस डायरेक्शन में हो जाएगी। अब आप इसे यूं देख सकते हैं, अगर मुड़ी हुई अंगुलियां ऐसे है कि धारा ऐसे जा रही है, तो अंगूठा इस दिशा को शो कर रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल क्लियर हो रही है चीज। अब अपन नेक्स्ट दूसरा डायग्राम और बना के देखते हैं, क्या उसमें भी इसी प्रकार से है। तो देखिए
ये मैं ले लेता हूं इस तरह से। ये मैंने कुछ चालक नलिका ले ली है। अब इस पर अपन तांबे के तार लपेटते हैं। ये विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट रहे हैं अपन। ये इस तरह से। अब ये विद्युत रुद्ध इसके अंदर तांबे के तार अगर लपेटे हुए हैं तो इन विद्युत रुद्ध तांबे के तारों में अब अपन धारा प्रवाहित करते हैं। अब की बार इस तरह से -1, ये माइनस और ये प्लस टर्मिनल ले लिया है। इस प्रकार यूं आ रहा है तार। तो अब धारा की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर धारा इस तरह से है तो अब देखिए धारा यूं जा रही है भाई, ये तार इसके पीछे से यूं होता हुआ यूं आ रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन आपके पास हो रही है। अब की बार मामला पिछली बार से उल्टा हो गया है। अब आप जरा गौर कीजिए, वही दाएं हाथ का नियम देखें अपन। आपको पता है दाएं हाथ के नियम में अगर अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाएगा तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अगर वृत्तीय बात करते हैं कि अगर मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को दर्शा रही है तो अंगूठियां चुंबकीय क्षेत्र को। मजेदार बात है। अब देखो यहां इस मजेदार बात को अपन काम में लेते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि धारा इसमें किस दिशा में है भाई, उल्टा हो गया मामला। अब की बार तो क्यों धारा यूं आ रही है, यानी अंगूठे की डायरेक्शन ये हो जाएगी भाई। धारा कैसे है, यूं आ रही है। पिछली बार तो क्या थी, धारा ऐसे थी, इससे इधर डायरेक्शन में थी। आप चित्र में देख रहे हो यूं थी। अब की बार धारा कैसे आ रही है, यूं आ रही है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र अब इस दिशा में होगा, क्योंकि अंगूठा इस दिशा को शो कर रहा है। तो इसका मतलब इधर से यूं आ रही है धारा, अर्थात यहां से बाहर निकल रही है, मेरी ओर आ रही है। अगर यहां इसका मतलब कागज तल के लंबवत बाहर की ओर है तो यहां तो आएगा डॉट, और यहां इधर क्या हो रही है, एंटर हो रही है। इसका मतलब यहां क्या आएगा, क्रॉस का निशान आएगा। ये ध्यान रखना है, यानी इसका जस्ट ऑपोजिट वाली बात आ गई है। तो ये इस तरह से अपन इसको शो कर देते हैं। तो देखिए यहां तो अब बन जाएगा मेरे पास कागज के तल के लंब, ये धारा की दिशा को दर्शा रहे हैं डॉट और क्रॉस के साइन से। ये डॉट और क्रॉस के अपने पास साइन आ गए। और चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में होगा, तो देखिए आपने अभी भी पता किया है। धारा को अगर ये देख रहे हैं यूं आ रही है धारा, अगर ये धारा इस तरह से आ रही है यूं तार के अंदर, इसका मतलब अंगूठे की दिशा में क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी, ये हो गया है बी वेक्टर। चुंबकीय बल रेखाएं अगर अपन इसके लिए बनाते हैं तो वो देखिए किस तरह से बनेगी। चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन अब की बार क्या होगी, इधर से, यानी पिछली बार का ऑपोजिट हो जाएगा। यूं निकल रही है बिल्कुल, ये वाली डायरेक्शन बन जाएगी। और भी चुंबकीय बल रेखा आप बना सकते हैं। ये लीजिए, ये डायरेक्शन हो जाएगी। एक और बना लीजिए,
इस तरह से चुंबकीय बल रेखाओं और धाराओं की दिशाएं अपन ने इसमें शो कर दी है। अपन इसमें क्या देख रहे हैं कि परिनलिका का प्रत्येक फेरा, एक एक लूप जो है, परिनालिका का प्रत्येक फेरा उसके तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि परिनालिका का प्रत्येक फेरा उसके तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और परिनालिका पर फेरे एक समान रूप से लिपटे हुए हैं। इसका मतलब परिनालिका के भीतर उसकी अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, समरूप होगा। इन पॉइंट्स को अपन अब नोट कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या चीजें अपने पास इससे निकल करके आई हैं, वहां उसको अपन अब नोट करते हैं। तो देखिए परिनालिका का प्रत्येक फेरा, जो तार के अपन ने इसमें फेरे बनाए हुए हैं, लपेटे हैं, फेरे हैं, टर्न्स हैं, प्रत्येक फेरा उसके तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिनालिका का प्रत्येक फेरा उसके तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा परिनालिका पर फेरे एक समान रूप से लिपटे हुए होते हैं। तथा परिनालिका पर फेरे एक समान रूप से लिपटे हुए होते हैं। ये पॉइंट भी अपने नोट कर लिया है। अब एक बात देखिए, अगर एक समान रूप से लिपटे हुए हैं, इसका मतलब परिनालिका के भीतर उसकी अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, समरूप होगा, लिपटे हुए होते हैं। अतः परिनालिका के भीतर उसकी अक्ष के अनुदिश परिनालिका के भीतर उसकी अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता है, एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि इसमें फेरे एक समान रूप से लपेटे हुए। थ्योरेटिकल छोटे से क्वेश्चन इसमें सोल्व हो रहे हैं अपने। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें कि परिनालिका के भीतर बल रेखाएं समानांतर होती हैं। आप देख रहे हैं, दोनों चित्रों को देख लें आप, कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है, समानांतर होती है, और इनकी जो दिशाएं हैं आप देखो, इसके भीतर वो लंबाई के अनुदिश है। इसका मतलब यह हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र इसके भीतर ही है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, नगण्य होगा। या यूं कह सकते हैं परिनालिका से यथेष्ट दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो देखिए इस पॉइंट को भी अपन नोट करते हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं। जिस तरह से विद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होती हैं। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं जैसे विद्युत बल रेखाएं, वैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं भी होती हैं। और चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म जो अपन पढ़ेंगे, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है चुंबकत्व, पदार्थों के चुंबकीय गुण, उसके अंदर अपन इसे पढ़ेंगे। और विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म अपन पढ़ ही चुके हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं तथा इनकी दिशा
तथा इनकी दिशा या दिशाएं कर दें, तथा इनकी दिशाएं लंबाई के अनुदिश होती हैं। लंबाई के अनुदिश होती हैं तथा इनकी दिशाएं लंबाई के अनुदिश होती हैं, जिससे परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान नगण्य होता है। जिससे परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान नगण्य होता है। ये अपन ने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है परिनालिका की। अब अपन व्यंजक प्राप्त करेंगे परिनालिका की अक्ष के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या है। तो ध्यान रहे अपन इसमें दो फॉर्मूले डिराइव करेंगे, जिनमें से पहला फॉर्मूला तो अपने कोर्स में डिराइव करना है, दूसरा फॉर्मूला डायरेक्ट है। पहला, अगर अनंत लंबाई की परिनालिका है तो उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और नंबर सेकंड, सीमित लंबाई की अगर परिनालिका है तो उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, जिसको अपन डायरेक्ट लिखेंगे। तो अपन जिस डेरिवेशन को करेंगे वो है अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए। तो देखिए उसके लिए क्या फॉर्मूला और कैसे आएगा उसको अब अपन डिराइव करते हैं। यहां मैं आपको फिर से याद दिला दूं, यहां डॉट और क्रॉस के निशान चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, धारा की दिशा को व्यक्त कर रहे हैं इन चित्रों में। अब इनमें से अपन किसी भी एक केस के लिए डेरिवेशन कर सकते हैं। देखिए अब जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है, इसी में ही परिनालिका ही चल रहा है। परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके भी दो हिस्से कर रहे हैं। नंबर ए या नंबर फर्स्ट कर लीजिए, अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए अपन क्या करते हैं, मान लिया कोई अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका है जिसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। ध्यान रहे एकांक लंबाई की वैल्यू पता हो तो अपन जैसे मान लिया ये कहते हैं कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अगर 5 है तो 2 में कितनी होंगी, 3 में, उससे गुणा करते चल जाएंगे। यानी जैसे पता चल जाएगी एक पेन की कीमत कितनी है तो 20 पेन की कीमत क्या होगी, उस कीमत को 20 से गुणा कर दीजिए। 10 पेन की कीमत क्या होगी, 10 से गुणा कर दीजिए। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n मान लें और प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा क्या मान लें अपन, स्मॉल i मान लेते हैं। माना परिनालिका, ध्यान रहे मैं सारे नोट्स कंप्लीट बोर्ड के ऊपर ही लिख रहा हूं, आप इनको सीधा नोट कीजिए क्योंकि अलग से पेज या नोट्स देने की आवश्यकता ही नहीं, मैंने सब कुछ कंप्लीटली बोर्ड के ऊपर ही लिख दिया है। माना परिनालिका की
एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है तथा प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा स्मॉल i है, तो इस धारा प्रवाह के कारण परिनालिका की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए PQRS अभी अपन बनाएंगे। ज्ञात करने के लिए PQRS बंद आयताकार पथ की कल्पना करते हैं। PQRS बंद आयताकार पथ की क्या करते हैं अपन? कल्पना करते हैं। देखिए ये अपन परिनालिका का कोई अपन काट ले लें, चुंबकीय क्षेत्र तो आपको पता है इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला केस ले रहा हूं मैं, जो इस जगह चित्र बनाया था। अगर मैं चुंबक क्षेत्र इस दिशा में लेता तो मैं ये वाला केस ले रहा होता। अपनी बुक में ये वाला केस लिया हुआ है, इसलिए अपन भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर आपको पता है इसके लिए ये स्थिति थी कि धारा यूं आ रही थी, यानी कि यूं था, धारा यूं ऊपर से नीचे की ओर यूं आ रही थी, यानी ऊपर डॉट था, नीचे क्या था, इसमें क्रॉस का साइन था, चुंबकीय क्षेत्र इस अंगूठे की दिशा में था। ये प्रत्येक फेरे के लिए अपन धारा को बना रहे हैं, धारा और यहां बनाएंगे क्रॉस से एग्जैक्टली डॉट के बिल्कुल सामने। ये अब यहां इस चुंबकीय क्षेत्र जो कि ऐसे है, समानांतर है, आपको पता है चुंबकीय बलरेखा है और समरूप भी है चुंबकीय क्षेत्र, यानी एक जैसा है। अगर परिनालिका के भीतर ऐसा है तो यहां इसमें एक आयताकार बंद पथ की अपन क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। ये एक आयताकार बंद पथ मैंने ले लिया है, ये लीजिए, नाम आपने दे दिया है इसको P Q R और ये S। इसमें एक छोटे से अल्पांश में dl की कल्पना कर लेता हूं। ये अल्पांश dl है तो देखो इस भाग के लिए भी अल्पांश dl ही होगा, इस भाग के लिए भी अल्पांश मैंने dl ले लिया है, इस भाग के लिए भी अल्पांश क्या ले लिया है मैंने? dl ले लिया है। और P से Q तक की जो लंबाई है वो मैं ले लेता हूं कि स्मॉल l है। वो क्या ले लिया मैंने? स्मॉल l। अब अपन ने जो बंद आयताकार पथ की कल्पना करते हैं, ये जो बंद आयताकार पथ की अपन ने कल्पना करी है, इस बंद आयताकार पथ के लिए अब आप लगा दीजिए एम्पियर का परिपथीय नियम, या इसे ही कहते हैं एम्पियर का परिक्रमी नियम। तो देखिए आयताकार पथ की कल्पना करते हैं, इस बंद पथ के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम, या यूं कह सकते हैं परिक्रमी नियम से बताइए क्या इक्वेशन बनेगी? बंद समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i या समेशन i। इक्वेशन नंबर 1 यही इक्वेशन बनेगी। अब आपको इसमें क्या करना है? आपका दो काम है। पहला काम तो बंद समाकलन के रूप में है, यानी बंद पथ के रूप में है ये,
अब इसको 4 अलग अलग भागों में अपन तोड़ते हैं, P से Q, Q से R, R से S, S से P, तो 4 अलग भाग खुले हुए भाग बन जाएंगे और उनके लिए कोण के मान की अपन को पता करना है। तो देखिए एंगल क्या और कैसे आ रहा है, P से Q अल्पांश भी इसी दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है, तो इनके मध्य का कोण क्या आएगा, 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में आ गए। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो आप देखिए ये जो अल्पांश अपने पास आ रहा है QR, ये इस डायरेक्शन में है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, यानी ये तो ऐसे है और ये वाला ये ऐसे है और ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, यानी इनके बीच का एंगल क्या हुआ, वही 90 डिग्री हो गया। यानी यो कह सकते हैं इसके लिए कोण हो गया 90 डिग्री। यहां इसकी बात करें तो यहां तो एंगल का महत्व ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ये तो परिरेखा के बाहर यथेष्ट दूरी पर है और यथेष्ट दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर इसकी बात करें आप, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, अल्पांश की डायरेक्शन में यूं लेंगे आप और चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, तो दोनों परस्पर एक, या अगर यहां से देख रहे हैं आप तो भी परस्पर क्या आएंगे, लंबवत, यानी फिर इसके लिए एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहां एंगल अपन को पता चल गया है। फिर इसके बाद अपना काम होगा सिग्मा आई का मान ज्ञात करना, यानी समेशन आई का मान। आपको पता है एकांक मैंने क्या कहा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है और एक फेरे में प्रवाही धारा का मान भी मैंने क्या लिख दिया है, स्मॉल आई लिख दिया है। इस आधार पर अपन इसकी क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो देखिए आगे की स्टेप्स की बातें अपन करें। इस बंद पथ को अगर अपन खोलते हैं तो देखो 4 भाग बन जाएंगे। पहला भाग P से लेकर के Q तक, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, प्लस फिर अगला भाग P से Q के बाद Q से R तक, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, प्लस थर्ड पार्ट R से S, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, फोर्थ पार्ट S से वापिस P पर आ जाएंगे, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। इक्वेशन नंबर 2 आ गया है अब आपके पास। अब क्या करना है, अब आप देखिएगा P और Q के लिए, P और Q के लिए आपको पता है इनके मध्य का कोण कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो पहले अपन इसे क्लीन कर लेते हैं। ये जो भी बोर्ड पे जिस तरह से मैं नोट्स लिख रहा हूं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया करें एज इट इज। अब देखिए PQ के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, QR के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, RS के लिए B वेक्टर इज इक्वल टू 0, वे SP के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बिल्कुल दिख रहा है आपको चित्र में, मैंने बता दी थी ये बात कि इसके लिए मान कितना है, 0 डिग्री होगा, इसके लिए कितना होगा ये अपन ने देख लिया। इसलिए अब देखिए P से Q कैसे लिखा जाएगा, BDL cos 0 डिग्री, प्लस Q से R BDL cos 90 डिग्री, प्लस R से S BDL, यहां तो आपको जरूरत ही नहीं है कोण का मान रखने की, क्योंकि यहां ये क्या है भाई, 0 है। और शून्य सदिश का किसी के साथ भी गुणा करो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
प्लस आर से एस की बात हो गई, फिर है एस से पी, बी डी एल कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। फिर देखिए अब आगे, आप जानते हैं कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो P से Q तक बी डी एल। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये तो 0 हो गया, ये भी यहाँ 0 है, ये B की वैल्यू कोस 90, फिर ये 0 हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, या इसे आप कह दीजिए B को बाहर फेंकिए, पी क्यू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। इक्वेशन नंबर 2। यहां तक की इक्वेशन अपने पास ही आ गई है। अब देखिए P से Q तक लंबाई मैंने क्या मान ली है, L है, तो यहां इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मिटा लेते हैं पहले। चूंकि समाकलन P से Q तक dl इज इक्वल टू L, इसलिए BL इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब मुझे मान ज्ञात करना है सिग्मा आई का। तो देखिए, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो L लंबाई में, मैं इस भाग की बात कर रहा हूं, तो L लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, स्मॉल nl, और एक फेरे में प्रवाहित धारा I है, तो कुल धारा क्या हो जाएगी, nl I। तो देखिए, चूंकि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इज इक्वल टू स्मॉल n, इसलिए स्मॉल l लंबाई में फेरों की संख्या इज इक्वल टू nl होगी। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n, इसलिए l लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, nl हो जाएगी। अब देखिए फिर इसको आगे आओ, अब देखें, चूंकि प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा कितनी है, स्मॉल आई, इसलिए कितने फेरे बन गए हैं, nl। भाई l लंबाई में फेरों की कितनी है, nl, इसलिए nl फेरों में कुल धारा कितनी आ जाएगी, nl आई, इसलिए nl फेरों में प्रवाहित धारा सिग्मा आई इज इक्वल टू nl आई होगी। अतः समीकरण 3 से, अब अगर अपन समीकरण 3 से बात करते हैं तो देखिए इक्वेशन क्या आएगी, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई की वैल्यू देखिएगा nl आई, तो L से ये L कैंसिल, तो B इज इक्वल टू हो गया है म्यू नॉट स्मॉल ni। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 4, और ये इक्वेशन नंबर 4 अपने पास एक महत्वपूर्ण समीकरण आ गई है, और ये समीकरण ये कहती है कि परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या और प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करती है, साथ के साथ परिनालिका के भीतर भरे हुए माध्यम पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। अगर यहाँ निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम होता तो अपन इसे क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं। चलो इसको भी अपन पॉइंट को कर लेते हैं। देखें, यदि परिनालिका के भीतर
अपेक्षित चुंबकशीलता का माध्यम हो तो माध्यम होने पर, ये तो निर्वातीय वायु के लिए था, तो बी एम, बी तो है चुंबक क्षेत्र के लिए और एम का मीन्स माध्यम के लिए, तो हम म्यू नॉट के स्थान पर क्या लिखा जाएगा भाई, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यानी इसे अपन म्यू लिखेंगे, यानी कि यो लिखेंगे माध्यम की चुंबकशीलता केवल म्यू, ऐसे। लेकिन आप जानते हो म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। चुंबक माध्यम हो तो बी एम इजिकल टू म्यू म्यू नॉट इजिकल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई, इक्वेशन नंबर 5। या इसे यो कह सकते हो बी एम इजिकल टू, गौर कीजिए म्यू आर को छोड़ के पूरा बी बन गया, यानी कि म्यू आर इंटू बी, यानी चुंबकशीलता कितनी गुनी हो जाए, चुंबक क्षेत्र कितना गुना हो जाएगा, म्यू आर गुना हो जाएगा। तो अपने पास इससे क्या रिजल्ट निकले, तो देखिए वो निष्कर्ष अब अपन लिख लेते हैं। जहां अपन ने ये जो डेरिवेशन की है वो की है अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के लिए। अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के लिए अपन ने ये डेरिवेशन की है। इस डेरिवेशन से क्या रिजल्ट अपने पास आया है वो रिजल्ट देखिए, यानी कि निष्कर्ष। एग्जाम में इसका बड़ा क्वेश्चन आता है जब, तो देखिए निष्कर्ष में अपन क्या कहेंगे, अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका की अक्ष पर अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। नंबर फर्स्ट, नंबर ए, बताइए किस पर डिपेंड करता है, परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के समानुपाती होता है, अर्थात B इज प्रोपोर्शनल स्मॉल है। नंबर बी निष्कर्ष क्या देख रहे हैं, प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा स्मॉल आई के समानुपाती होता है, अर्थात B इज प्रोपोर्शनल आई। नंबर सी निष्कर्ष क्या आ रहा है कि परिनालिका के भीतर के माध्यम पर भी निर्भर करता है। अगर आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्यादा हो तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी बहुत अधिक क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। नंबर सी, परिनालिका के भीतर के माध्यम पर निर्भर करता है। तो देखिए ये अपन ने 3 इससे निष्कर्ष निकाल लिए हैं अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण। अब नंबर सेकंड बात करें, अगर परिनालिका सीमित लंबाई की हो तो देखो सीमित लंबाई की परिनालिका के लिए जो डेरिवेशन की जाती है वो बायो-सावर्ट के नियम से है और वो अपने सिलेबस से परे है। तो इसका अपन केवल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो किस तरह से है उसकी अपन बातें करते हैं।
नंबर सेकेंड, यदि परिनलिका की लंबाई सीमित हो तो यही कह सकते हैं सीमित लंबाई की परिनालिका के लिए उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो यहां अपन इसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होगा देखिएगा, ये जैसे सीमित लंबाई की परिनालिका है, ये अपने पास, ये इसके लिए आपने कोई अक्ष ले दी है और यहां चुंबकीय क्षेत्र जैसे इस डायरेक्शन में। तो देखो इसमें जो अपन एंगल लेंगे φ1 और φ2 जो इसके कोने से बने सिरों से अपन जो एंगल लेंगे कि अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है, उसमें विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि दोनों जो एंगल होंगे या तो वो दोनों क्लॉकवाइज लिए जाएं अथवा दोनों कैसे लिए जाएं, एंटी क्लॉकवाइज लिए जाएं। तो देखो जैसे मान लिया कोई बिंदु ये P है, इस बिंदु P पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र के लिए बातें करनी है, तो ऐसी स्थिति में मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है कि उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यह कहता हूं कि इस सिरे से ये एंगल, यहां ये एंगल φ1 है, तो देखिए इस सिरे से जो मैं एंगल लूंगा वो इधर से ही चलेगा, क्योंकि या तो दोनों क्लॉकवाइज हो अथवा दोनों कैसे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरा एंगल यूं होगा, ये एंगल क्या होगा इसका φ2, जबकि ये एंगल इधर क्या है φ1। अगर मैं इधर से लूं, अगर ये एंगल में अगर यहां इधर φ1 बनाता हूं तो भैया φ2 कैसा बनेगा, यहां इसी अक्ष से यहां तक बनेगा। फिर यानी कि मैंने क्या कहा, φ1 और φ2 दोनों क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेने होते हैं। चलो इस पॉइंट को मिल जाए तो हमें दिक्कत आ जाएगी। φ1 व φ2 क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त या वामावर्त। φ1 व φ2 दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज या वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज लेने होते हैं। अब देखिए जो अपन ने अनंत लंबाई के लिए परिनलिका के लिए जो फॉर्मूला निकाला था, वही फॉर्मूला अपन इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी एक ऑथेंटिक फॉर्मूला ये है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए इसी के अंदर अगर मैं कह दूं कि यदि अगर मैं इसका स्पेशल केस बना दूं, विशेष स्थिति ले दूं और उस विशेष स्थिति के अंदर नंबर ए अगर मैं यूं कह दूं कि अनंत लंबाई की परिनलिका हो तो देखिए नंबर ए, अनंत लंबाई की परिनालिका हो तो वही आंसर आता है नहीं आता है भी पता चल जाएगा। तो देखो अनंत लंबाई की परिनालिका होने का मतलब क्या है भैया, ये है कि ये एंगल तो क्या हो, जैसे बहुत अनंत लंबाई है ऐसे, तो ये एंगल कहां तक आएगा, ऐसे सोचिए शून्य आ गया है, तो यानी φ1 0 हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा, दोनों को एक ही डायरेक्शन से कैलकुलेट करना है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर अपन इस डायरेक्शन में ले रहे हैं एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहां पर आते ही ये भी ऐसे ही यूं होते तो यहां आ जाएगा टच, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन देखने पर 180, यानी φ2 हो जाएगा 180 और φ1 हो जाएगा 0। तो देखिए अनंत लंबाई की परिनालिका हो तो φ1 इज इक्वल टू 0 व φ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसलिए अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, अपन ने इसका फॉर्मूला लिखा नहीं है भाई,
वामावर्त लेने होते हैं तो इसका फॉर्मूला अपन लिख देते हैं कि जो सीमित लंबाई की परिणलिका है उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये है, B इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन आई कोस फाई वन माइनस कोस फाई टू। ये सीमित लंबाई की परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, फॉर्मूला है, जिसकी डेरिवेशन बायो सावर्ट के नियम से की जाती है और ये डेरिवेशन अपने सिलेबस से परे है, इसलिए अपन ने इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ही लिखा है। B इज इक्वल टू हाफ म्यू नोट एन आई कोस फाई वन माइनस कोस फाई टू। अब देखिए अनंत लंबाई की परिनालिका है तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यूज रख के देखता हूं, हाफ म्यू नॉट स्मॉल एन आई कोस फाई वन की वैल्यू 0 डिग्री कोस 180, ये अब ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इससे अपन ने 1 लिख दिया है, माइनस कोस 180 की वैल्यू -1, तो देखो B इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन आई माइनस माइनस प्लस 1 1 2, ये लो 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यानी वही फॉर्मूला आ गया जो अपन ने एम्पियर के नियम से ज्ञात किया था अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए। यानी मेन फॉर्मूला ये है, ऑथेंटिक मेन फॉर्मूला ये है जिससे अपन ने इस मान को भी निकाल लिया है। फिर अगर इसी में अगर नंबर बी केस की अगर मैं बात करूं कि किसी एक सिरे के लिए अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, तो देखो सिरे का मतलब ये एंगल इसके इस एंड पर, तो इस एंड पर तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये बिंदु P यहां आ जाए इसके इस सिरे पर, सपोज करो ये बिंदु P इसके यहां सिरे पर आ जाए, तो बिंदु P अगर सिरे पर आ गया है तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, नहीं हो गया भाई, ये एंगल 90 डिग्री हो गया और दूसरा सिरा अनंत वाली स्थिति में है तो वो तो 180 हो गया। यानी किसी एक सिरे की अगर अपन बात करें तो फाई वन तो 90 डिग्री हो जाएगा और फाई टू क्या रहेगा, 180 डिग्री। तो देखिए नंबर स्मॉल बी के स्कोर ले लेते हैं। अगला एक्स जो अपन ले रहे हैं वो है किसी एक सिरे पर, अगर किसी एक सिरे पर अगर अपन बात कर रहे हैं, ये जो अपन ने फॉर्मूला लिया था वो था उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए। अब अपन बात कर रहे हैं किसी एक सिरे पर, तो मैंने क्या कहा, किसी एक सिरे के लिए फाई वन तो कितना हो गया, 90 डिग्री, आपने चित्र में देख लिया तभी, और फाई टू तो क्या होगा, 180। इसलिए देखो बी सिरा इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन आई कोस 90 डिग्री माइनस कोस 180 डिग्री। अब ये तो आप जानते ही हैं कि कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 और कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो देखिए बी सिरा क्या वैल्यू आ जाएगी, हाफ म्यू नॉट एन आई कोस 90 0 और ये -1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो बी सिरा रह गया है हाफ म्यू नॉट एन आई। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया है। तो इस फॉर्मूले से एक निष्कर्ष ये आ रहा है कि सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसकी अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्या है, आधा है। देख लो हाफ म्यू नॉट एन आई, यानी कि धारावाही परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के मान का आधा होता है। तो इस चीज को भी लिख लेते हैं। अतः
परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है। यहां अपने पास परिनालिका की बातें कंप्लीट हो गई। तो देखो परिनालिका में अपने दोनों तीनों चीजें देख लिए। अगर न्यूमेरिकल में ये नहीं कहा जाए कि सीमित लंबाई की ये कैसी है, तो आपको वो न्यूमेरिकल अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए ही करना है, यानी B = μ0 Ni। इसके न्यूमेरिकल्स अपन देखेंगे लास्ट में। उससे पहले अपन एक चीज देख लें, अगर इस परिनालिका की अपन छड़ चुंबक से तुलना करें तो क्या तो समानताएं आएंगी और क्या इसमें असमानताएं आएंगी, उनका जिक्र और अपन कर लेते हैं। तो परिनालिका अपन ने सीमित लंबाई के लिए भी मान निकाल लिया है और अनंत लंबाई की जो थी उसके लिए भी अपन ने चुंबकीय क्षेत्र की चर्चाएं कर ली हैं। अब अपन बातें कर रहे हैं परिनालिका की छड़ चुंबक से तुलना। परिनालिका की छड़ चुंबक से तुलना। देखिए तुलनाएं दो भागों में करेंगे। पहले अपन बात करेंगे इसकी समानता कि दोनों में क्या समानता है। देखो समानताएं बहुत ही सिंपल है। अगर मैं किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहा हूं तो वो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहरता है उसमें धारा प्रवाहित करने पर। ठीक इसी प्रकार छड़ चुंबक भी क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो एक तो समानता ये आ गई। दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर दोनों के अक्ष उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते। दूसरी समानता, दोनों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। अपन को पता है जिस तरह से चुंबक में दो ध्रुव बनते हैं उसी प्रकार से परिनालिका के अंदर भी धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय ध्रुवों का निर्माण होता है। तो जिस तरह से देखने पर उसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल होगा, और अगर क्लॉकवाइज दिख रही है तो वो साउथ पोल होगा। दोनों यानी चुंबक और परिनालिका दोनों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विजातीय ध्रुव आकर्षित। तीसरी समानता देखें, दोनों ही लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित। दोनों ही लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चौथी समानता अपन क्या देखते हैं, दोनों के अगर निकट अपन चुंबकीय सुई को लेकर आते हैं, यानी जिसे अपन कंपास कहते हैं,
तो वो क्या होती है, विक्षेपित होती है। इसका मतलब चुंबक है इसमें। तो देखिए नंबर 4, दोनों के निकट चुंबकीय सुई, या दोनों के निकट क्या, चुंबकीय सुई भी कह सकते हैं, कंपास भी कहते हैं, दोनों के चुंबकीय सुई को लाने पर वह विक्षेपित होती है। ये अपन ने इसकी समानता नंबर 4 देख ली। नंबर 5 एक समानता और देख लें। जिस प्रकार क्षण चुंबक का प्रत्येक टुकड़ा एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार परिनालिका का भी प्रत्येक लूप एक चुंबक की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो देखो एक 5वां पॉइंट ये भी लिख लेते हैं। जिस प्रकार क्षण चुंबक, या इसे ही कहते हैं दंड चुंबक, जिस प्रकार क्षण चुंबक का प्रत्येक टुकड़ा एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार परिनालिका में भी प्रत्येक धारावाही लूप चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार परिनालिका में भी प्रत्येक लूप चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो देखिए परिनालिका और क्षण चुंबक या दंड चुंबक की अपन क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने इनकी क्या देख लिया भाई, समानताएं दोनों के अंदर क्या क्या है। फिर अब अपन इसमें बातें करेंगे इनकी असमानताओं की, भाई इन दोनों के अंदर क्या क्या भिन्नताएं हैं। समानताएं इजी थी, असमानताएं आपको विशेषकर याद रखनी है कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है, वो इसका महत्वपूर्ण पद बन जाता है। इसके बाद फिर अपन बात करेंगे टोरॉइड की, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।